friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and HGRA with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं एंटीबॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में एंड कैसे उनका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उन्हें हेल्प करता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है एंटीबॉडी का. इट्स अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर एनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी. ठीक है, जिसमें कि दो आर्म है. ठीक है, जो कि एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट बना रही है. उस एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट में मेनली आपके वेरिएबल रीजन होता है लाइट चेन का और हैवी चेन का. ठीक है, लाइट चेन का और हैवी चेन का. साथ ही साथ एक एक कांस्टेंट रीजन भी, कांस्टेंट डोमेन भी होता है लाइट चेन का और हैवी चेन का. अगेन तो कुल 4 डोमेन मिलके इस FAB को बनाते हैं. ठीक है, एंड दिस FAB कंसिस्ट ऑफ पैराटोप, जो कि आपके कॉम्प्लीमेंट होता है टू द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, मतलब कि एंटीजेंस के लिए. ठीक है, एंड नेक्स्ट टू इट देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज नॉट एन प्रॉपर स्ट्रक्चर ना होके, मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज हिंज रीजन. ठीक है, हिंज रीजन मेनली एनरिच्ड विद द प्रोलीन एंड आपका सिस्टीन भी होंगे, बिकॉज इट अगेन हिंज रीजन भी एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए आपस में दोनों हैवी चेन को हेल्प करता है. तो इसके अलावा ठीक है, एंड प्रोलीन सिस्टीन के अलावा और भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, बट हाँ, they are mainly, this region is rich in proline and cysteine. Next to it there is other some constant, there are other immunoglobulin domain which are constant for a particular type of antibody. ठीक है, so this part actually form the fragment of crystallization. ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, कि जितने भी कैटेगराइजेशन हुआ है, क्लासिफिकेशन हुआ है एंटीबॉडीज का, स्पेशली वी टॉक अबाउट द हैवी चेन, एंड हैवी चेन के बेसिस पे ही एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन हुआ है ना. अगेन दोबारा बोल रही हूँ, स्टेटमेंट सुनने में एकदम हल्की लगेगी लेकिन है बहुत भारी, कि हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के टाइप की वजह से ही एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन हुआ है. हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के टाइप्स की वजह से ही एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन हुआ है. ठीक है, तो ये थे 5 तरह के आइसोटाइप्स जो बना रहे थे, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे. गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, म्यू. ठीक है, ये आइसोटाइप थे. इनसे ही 5 तरह के एंटीबॉडी बने हैं. ठीक है, हालांकि लाइट चेन का भी कांस्टेंट रीजन की स्टडी हुई और ये पाया गया कि दे आर ऑफ 2 टाइप. जितने भी एंटीबॉडी है ना, जितने भी, उनमें ये 2 तरह के ही लाइट चेन चलते हैं, विच इज कापा एंड लैम्डा. ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए इसको मैं ज़्यादा नहीं अभी डीप में जाऊंगी. तो ठीक है, 5 हमारे एंटीबॉडी हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन. ठीक है, बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात की किसकी वजह से एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीबॉडी इज बेस्ड ऑन या डिपेंडेंट ऑन. ऑप्शन में होगा और आप हड़बड़ी में कुछ भी लगा दोगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लेना. तो क्या कॉमन होता है, क्या डिफर होता है इन सारी एंटीबॉडी में, वो भी बात कर लेते हैं. तो मेन जो है ना, हिंज रीजन सिर्फ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं प्रोवाइड कर रहा, ये एक्चुअल में इन सारे एंटीबॉडी में अलग अलग जो टाइप है उसका भी एक कारण है, क्योंकि हिंज रीजन ना सारे ही एंटीबॉडी में नहीं पाया जाता. इट मेनली प्रेजेंट इन GAD. ठीक है, बट एब्सेंट इन M and E. इन दोनों में एब्सेंट रहता है. सो क्या होगा, बिकॉज एक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए तो कहीं ना कहीं हिंज रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ही रहा है. साथ ही साथ ये प्रोलीन की वजह से फ्लेक्सिबल भी होगा. ऑफकोर्स ये कैसे भी एंटीबॉडी इस रीजन की वजह से बेंड कर सकती है. मान लीजिए कि ये एंटीबॉडी है, ठीक है, और अगर यहाँ पे मान लीजिए ये एंटीजन है, दिस इज एंटीजन. ठीक है, तो अगर हिंज रीजन की वजह से अगर एक्सटेंड मतलब बेंड होना है, तो बड़े प्यार से ये एंटीबॉडी यहाँ पे बेंड हो सकती है. लेकिन अगर हिंज रीजन नहीं है, मान लीजिए हिंज तो स्टिफ एक डोमेन ही है आपके, नेक्स्ट CH1 के बाद CH2 ही है, तो कैसे ये इतना बेंड हो पाएगी.
तो स्वाभाविक है IgM और IgE के लिए समस्या है। बट ये समस्या इतनी बड़ी भी या इतनी गंभीर नहीं है IgM और IgE के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है विच समहाउ वर्क लाइक हिंज रीजन, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ हिंज रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन डिफर करता होगा, बट हाँ थोड़ी बहुत मदद करता है। ठीक है, एक और खासियत होती है कि भाई देखिए, ऑलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती कार्बोहाइड्रेट आ ही जाते हैं स्ट्रक्चर में। चाहे किसी की भी आप कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेंगे ही, चाहे वो लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, आ जाते हैं। तो एंटीबॉडी में भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑलिगोसैकेराइड चेन। ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड चेन में भी IgM और IgE के केस में दे आर मेनली प्रेजेंट इन बिटवीन द CH3 एंड CH3 रीजन के में ही पाए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ दिस IgG, A एंड D के केस में भी ये ऑलिगोसैकेराइड पाए जाते हैं। बट हाँ, यहाँ इसका बहुत खास एक रोल है IgM और IgE में। ऑलिगोसैकेराइड, अब देखिए ऑलिगोसैकेराइड है तो ये कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करेगा इन द एक्वस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमारे सीरम में कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट भी होते हैं जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट बनाते हैं इम्यून रिस्पॉन्स का। तो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट एक्टिवेट करने के लिए मतलब उनका एक पाथवे होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल पाथवे, जो कि मैं आज नहीं डिस्कस करूंगी, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। क्लासिकल पाथवे से आगे इम्यून रिस्पॉन्स बिल्टअप होता है। ठीक है, एंड दिस एक्चुअली क्लासिकल पाथवे इज इनिशिएटेड बाय दिस IgM एंड IgE बिकॉज दे कैरिंग दिस ऑलिगोसैकेराइड रीजन, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मान लीजिए ऑलिगोसैकेराइड रीजन है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिकॉग्नाइज करते हैं और फर्दर आगे जो भी कैस्केड इनिशिएट होना होता है वो होता है। तो दिस इज हाउ सो इन द क्लासिकल पाथवे ओनली IgM एंड IgE पार्टिसिपेट, वाइल ये वाले नहीं करते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगी, ये तो हुआ अभी तक के स्ट्रक्चर का और हिंज रीजन का इंपॉर्टेंस और ऑलिगोसैकेराइड की उपस्थिति का। एक और बात मैं करना चाहूंगी कि अमाइनो टर्मिनल पे तो देखिए वेरिएबल रीजन बना रहा है, ये होता है कार्बोक्सिल टर्मिनल। कार्बोक्सिल टर्मिनल इन केस ऑफ द सॉल्युबल एंटीबॉडी और द रिलीज एंटीबॉडी इट्स नॉर्मल, इट इज हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड से ही मिलके बना होगा। बट व्हाट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन पे अगर कोई स्ट्रक्चर मतलब कि रिसेप्टर है, ठीक है, तो उसके केस में ये इसकी मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं, उसमें देखिए ये हमारा सिंपल सा एंटीबॉडी है, ये यहाँ पे कुछ रीजन होता है जो कि कहलाता है क्या, स्पेसर, स्पेसर रीजन कहलाता है, जो कि 26 अमाइनो एसिड्स के मिलके बनता है। यहाँ पे एक हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड से बना हुआ एक ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन। और यहाँ कुछ 3 से 4 अमाइनो एसिड की साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक टेल होती है, ये बनाता है कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इमेच्योर सेल, देखिए इमेच्योर बी सेल के केस में तो क्या होगा, तो हमने बात की थी जब भी एक इमेच्योर बी सेल का मैचुरेशन की तरफ या जब भी इसका बोन मैरो में बनती है तो क्या होता है कि इट स्टार्ट टू एक्सप्रेस IgM। ठीक है, नेक्स्ट टू दिस it will start to express IgD as a co-expression of IgD also starts in this B cell, and once it start the co-expression of IgD, this is IgD, ठीक है, now it is called as a mature B cell। देखिए अभी तक एनकाउंटर नहीं हुआ एंटीजन से, बट हाँ ये IgD की वजह से मैच्योर बी सेल कहलाने लग रही है। नाउ वंस इट एनकाउंटर विद सम एंटीजन, ठीक है, एंटीजन से जैसे इसका एनकाउंटर होता है, ये क्या करेगी, ये अपने एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में एंटीबॉडी जो रिलीज कर मतलब IgD तो रिलीज कर ही देती है, सबसे पहला काम होता है कि ये IgD को रिलीज कर देगी। नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ द साइटोकाइन दैट इज रिलीज बाय द T cell and the antigen presenting cell which are present in its proximity, it starts to make the releasing जो एंटीबॉडी है और ये सरफेस पे जो प्रेजेंट है इसके एक जैसा ही कुछ तो भी बना लेगी। सपोज कीजिए कोई एलर्जी कोई हुई है तो आपका ई सेल सबसे IgE एक्सप्रेस होने लगता है और सराउंडिंग में भी IgE ही एक्सप्रेस होता है। तो एक अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम साइटोकाइन ना दे स्टार्ट टू गेट कन्वर्ट टू अ सिंगल टाइप ऑफ
antibody. So this is the about the how the antibody release and how they perform in the to build up the immune response against some antigen. Now if we talk about some other responses that is performed by different antibody, includes first of all it perform the complement activation, जैसा कि मैंने बताया ही आपको कि IgM और IgE initiate this classical pathway. क्लासिकल पाथवे को ये इनिशिएट करते हैं, ठीक है. ओनली IgM एंड IgE बिकॉज दे कैरिंग सम ऑलिगोसैकेराइड एंड द कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट ऑफ 1, 2, 3 and 4 दे आर कॉल्ड एज zymogen. ठीक है, 1, 2, 3 and 4 दे आर कॉल्ड एज zymogen विच इज मेनली प्रेजेंट इन आवर सीरम. ठीक है, और सीरम में जैसे ही ये प्रेजेंट होते हैं, ये बड़े ही प्यार से जब भी कोई एंटीजन एंटर होता है और IgM या IgE इसको बाइंड करती हैं, उससे इंटरेक्ट करती हैं, ये इनको क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड चेन एक्सपोज होती है और ये बड़े प्यार से उस वहां जाके से रिकॉग्नाइज करते हैं और फर्दर आगे का कैस्केड इनिशिएट होता है. नाउ नेक्स्ट टू दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन के केस में अगर हम बात करें कैसे करता होगा, तो वो कुछ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको देना चाहूंगी कि न्यूट्रलाइजेशन के केस में क्या काम हो रहा होगा. HIV का नाम सुना ही आपने. HIV, it expresses GP120 as a core protein that ultimately recognize CD4. हाँ, CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है ऑन सेल. ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि हीमएग्लूटिनिन को हीमएग्लूटिनिन रिलीज करता है. हीमएग्लूटिनिन, ठीक है, जो कि आपके ऑलिगोसैकेराइड ऑन एपिथेलियल सेल को के थ्रू ये एंट्री करता है. एंड सिमिलरली देयर इज अ टिटनस टॉक्साइड. टिटनस टॉक्सिन होता है या टॉक्साइड कह लीजिए, जो कि नर्व सेल में एंट्री लेता है. तो जब अगर एंटीबॉडी अगर इस GP120, ठीक है, GP120 हीमएग्लूटिनिन या इस टॉक्साइड के केस में, जैसे कि टिटनस का जो वैक्सीन लगता ही है, उस केस में क्या होता है कि ये इनेक्टिव टॉक्सिन है. बी सेल हमारे एक्टिवेट होते हैं प्लाज्मा सेल से, फिर एंटीबॉडी रिलीज होती है. तो फर्दर कभी भी आपको अगर टिटनस का, तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो टॉक्साइड से क्या करेगी, ये एंटीबॉडी जाके बाइंड कर लेगी और उसको नर्व सेल और न्यूट्रलाइज कर देगी, जिससे कि क्या होगा कि वो नर्व सेल में एंट्री ले ही नहीं पाएगा. तो दिस इज हाउ द न्यूट्रलाइजेशन performed by these antibody. Next is the opsonization. Opsonization के केस में भी वही है कि opsonization के केस में भी वही होता है. opsonization के केस में भी कोई भी, ये मान लीजिए एंटीजन है, वहाँ उस अपने एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से ये आपका एंटीबॉडी उससे अटैक करती है, अटैच हो जाती है. और इस FC रीजन के लिए ना हमारे बॉडी में ही हमारे इम्यून इफेक्टर सेल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, ये रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये क्या वहाँ पे ये सेल्स आके उसको फिर एनी हाउ डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है. लास्ट इज द ADCC, दैट इज एंटीजन डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी. ठीक है, ADCC. उस केस में भी क्या है कि NK सेल और कुछ ग्रेन्युलोसाइट में क्या होता है कि दे आर नॉट बियरिंग सम T सेल रिसेप्टर नहीं होते हैं, इनमें केवल और केवल FC रिसेप्टर होते हैं. ठीक है, FC रिसेप्टर होने की वजह से जब भी कभी कोई एंटीबॉडी से यहाँ पे एंटीजन बाइंड अप होता है, ठीक है, तो वो ये FC रीजन, वहाँ पे FC रीजन को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, FC रिसेप्टर, एंड दीज NK सेल उसकी किलिंग में, इस एंटीजन की किलिंग में, जो कि NK सेल तो मेनली वायरस के केस में परफॉर्म करता है, या ग्रेन्युलोसाइट जो भी एंटीजन है उसकी किलिंग में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म और द टाइप्स कि कैसे हमारे एंटीबॉडी अलग अलग उसमें अपना पार्टिसिपेट करती है और हेल्प करती है, और कैसे ईच एंड एवरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ दीज एंटीबॉडीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, ये नहीं कि केवल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट नाम के थ्रू ही यही इंपॉर्टेंट है, पूरा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है हमारे एंटीबॉडी का. ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि एंटीबॉडी ना दो है, तो स्वाभाविक इट्स नॉट यूनिवेलेंट, इट्स मल्टीवेलेंट. दो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एक बड़ा सा एंटीजन बैक्टीरिया है,
बैक्टीरिया का एक एंटीजन या कह लीजिए एक एंटीजन ये है और एक यहाँ पे ये है एपिटोप, ये दोनों हैं, तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों ही आर्म उसको बड़े ही प्यार से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। और बीइंग मल्टीवेलेंट इन नेचर द बाइंडिंग इज मोर स्ट्रेंथफुल रहेगी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग इज कॉल्ड एज एविडिटी, ठीक है। मल्टीवेलेंट है तो मतलब कि एविडिटी भी स्ट्रांग रहेगी और ज्यादा अच्छे से किलिंग हो पाएगी, ज्यादा अच्छे से बाइंडिंग हो पाएगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आईजीएम क्योंकि आईजीएम सिर्फ लोनली नहीं घूमता है, वो ना एक पेंटामर बनाता है, जिस वजह से क्या है कि 10, क्योंकि पेंटामर अगर बनाएगा तो 2 साइड की वजह से ये 10 एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हैं जो कि बाइंड कर पाते हैं एंटीजन से। तो बहुत एफिशिएंट होता है आईजीएम का एक्शन इन इम्यून रिस्पॉन्स। सो मल्टीवैलेंसी की हमने बात करी अगेन स्ट्रक्चर की, हमने बात करी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के कैसे इंपॉर्टेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स परफॉर्म करने में। तो मेरा आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।